नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज से हम एक करेंट अफेयर्स की मास्टर क्लास सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो टारगेट होगा जिसका 12 अक्टूबर का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम। अब इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे, तो हम आई दृष्टि और घटनासार, जिनसे सबसे ज़्यादा यूपी पीसीएस के जो करंट अफेयर्स हैं वो लगभग इन दो सोर्सेज से कवर हो जाते हैं, तो इन्हें हम डीप में एनालाइज करेंगे दोनों सोर्सेज का। साथ में हम विज़न और जो अन्य मंथली मैगज़ीन आती हैं, ईयरली मैगज़ीन आती हैं या पीडीएफ्स वगैरह, उन सब से भी इम्पोर्टेंट जो डाटा मिलेगा वो देखेंगे। तो और हमारा पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा कि हम ज़्यादा लेंथी करंट अफेयर्स को बनाने से ज़्यादा अच्छा क्या होगा हम कि एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो हमारा रहेगा पढ़ने का तरीका वो टू द पॉइंट रहेगा। हम वही करंट अफेयर्स उठाएंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और जिन्हें पढ़ने में क्या हो कम से कम टाइम लगे। टाइम क्या होगा हमारा, तो लगभग हम एक वीडियो को कोशिश करेंगे 30 मिनट आधे घंटे के आसपास ख़त्म करने की। तो पहला करंट अफेयर्स आज का देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं HUL को लेकर। तो HUL जैसा हम जानते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी की पहली महिला CEO और MD बनी है। अब इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है ये, जैसे ही पहली महिला इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये यूपी पीसीएस का ट्रेंड रहा है हमेशा पूछने का। तो HUL की पहली महिला CEO और MD बनी है प्रिया नायर। तो ये याद रखने वाला फैक्ट है। अब इसमें कंफ्यूज क्या कर सकता है कि यूनिलीवर से, यूनिलीवर जो कंपनी है ये पूरी वैश्विक दुनिया की कंपनी है, उसी का एक भाग है हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी। तो उसकी प्रमुख बनी है प्रिया नायर। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगा। इसके बाद है राज्यसभा में, जैसा हम जानते हैं कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है कुछ सदस्यों को, तो राज्यसभा में 4 नए सदस्य अभी मनोनीत हुए हैं। इनके नाम क्या हैं, उज्ज्वल निकम, उसके बाद C सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन। अब ये तो कम चांस है कि वो क्या हैं, किस क्षेत्र से आए हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा नाम। तो उज्ज्वल, उसके बाद है हर्षवर्धन, सदानंदन और मीनाक्षी जैन, ये 4 लोग हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अब मेन बात आता है जहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत ये होता है। तो अनुच्छेद भारत के संविधान का 80 है, जो ये कहता है कि राष्ट्रपति को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के लिए 12 जो व्यक्ति हैं उन्हें मनोनीत करने की शक्ति देता है। तो हमने उसका बैकग्राउंड भी देखा और करंट अफेयर्स भी देख लिया है। इसके बाद बात करें कि 3 राज्यों के नए राज्यपाल जो हैं और लद्दाख के उपराज्यपाल ये नियुक्त किया गया है। तो इनके नाम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसा आता है कि सीरीज़ दे देगा और उन्हें मैच द फॉलोइंग के लिए ये पूछेगा कि किस राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो गोवा के राज्यपाल हैं वो अशोक गजपति हैं। तो पुष्पापति अशोक गजपति राजू ये कहाँ के बने हैं, गोवा के राज्यपाल बने हैं। तो ये याद रखना है। इसके बाद है हरियाणा के जो राज्यपाल बने हैं वो असीम कुमार घोष बने हैं, कहाँ के, हरियाणा के। इसके बाद है लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो, लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है, कविंद्र गुप्ता, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी थे। तो ऐसा पूछ सकता है कि कहाँ के उप मुख्यमंत्री को भी राज्यपाल बनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर के को बनाया गया है लद्दाख का उपराज्यपाल। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अशोक कहाँ के हैं, गोवा के। ऐसे याद कर सकते हैं। याद करने के लिए गोवा वाला एरिया जो मैंग्रोव और वनस्पति के लिए है, वहाँ पे क्या लगा है, अशोक का एक पेड़ लगा है। ऐसे याद कर सकते हैं। हरियाणा खेल में बहुत शक्ति रखता है ज़्यादा, तो असीम शक्तियाँ हैं हरियाणा के पास। ऐसे ही ये कविंद्र वाला, तो लद्दाख वाला एरिया अच्छा सा एरिया है, तो वहाँ पे कवि होंगे, तो कविंद्र से याद रख सकते हैं। इसके बाद है कि जो हमने ये देखा, अब राज्यपाल के बारे में नियुक्ति देखते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार होता है। तो 2 आर्टिकल भी हमारे बेसिक क्लियर हो गए, 80 हमने देखा अभी, और उसके बाद 155 आर्टिकल। इसमें क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये हमने देखा। इसके बाद बात करते हैं RPF की पहली महिला, चूँकि यहाँ पर भी पहली महिला है, महानिदेशक बनी है। तो इनका केवल नाम याद रखना है, उनका नाम है सोनाली मिश्रा। कब IPS बनी थी, क्या बनी थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कौन है। तो सोनाली मिश्रा क्या बनी है, RPF की महिला निदेशक बनी है। RPF क्या होता है, रेलवे का जो सुरक्षा बल है। इसका गठन 1957 में हुआ था।
इसके बाद है आईसीसी के नए सीईओ। अब दो नाम याद रखते हैं, आईसीसी के सीईओ अलग बात है और जो आईसीसी के चेयरमैन है उनका अलग है। तो आईसीसी के ये सीईओ बने हैं संजोग गुप्ता। नाम संजोग से याद रख लो, संयोग है कि ये बन गए, तो संयोग से संजोग, तो संयोग गुप्ता जो है, संजोग गुप्ता वो क्या बने हैं, सीईओ बने हैं। ये वर्तमान में जियो वगैरह से जुड़े थे। तो ये है। चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन अभी भी जयशाह ही है, तो ये सीईओ बने हैं और चेयरमैन पहले से जयशाह है, तो इनके अंतर याद रखना है। इसके बाद है सूरीनाम कंट्री, श्री राम से याद कर सकते हैं, तो श्री राम उसी के नाम से बताया था, इसका नाम सूरीनाम पड़ा। तो सूरीनाम जो है ये कहाँ पे है, जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का ये उत्तर वाला हिस्सा, तो यहाँ पे है। तो सूरीनाम के की सांसद ने, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, संसद ने, संसद ने, वहाँ पे लोगों ने नहीं, संसद ने, वहाँ पे ऐसे ही चुने जाते हैं राष्ट्रपति, तो संसद ने जोनिफर साइमंस को देश की पहली महिला जो है राष्ट्रपति के रूप में चुना है। तो जैसे कई राष्ट्रपति जनता के द्वारा भी चुने जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अगर पूछा जाए तो सूरीनाम की जो संसद है उसने जेनिफर साइमंस को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है, ये याद रखना है। सूरीनाम की चूंकि पहली महिला राष्ट्रपति है तो चांस पेपर में आने के ज़्यादा हो जाएंगे इसका। अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अपने राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाते हैं, भारत की तरह ही सोच सकते हैं इसे। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का देश है, इसकी राजधानी क्या है, पैरामारिबो। नाम रखना, याद रखना थोड़ा आसान है, ये संयम टाइप का लग रहा है, साइमन, वैसे तो साइमंस है पर इसे संयम से याद कर लो। तो जिस जगह का नाम श्री राम जैसा होगा वहाँ के लोग कैसे होंगे, संयम, तो ऐसे याद रह जाएगा ये। और यहाँ की राजधानी जो है पैरामारिबो है। इसके बाद है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक। तो आज जो सशस्त्र सीमा बल के जो नए महानिदेशक हैं इनका नाम क्या है, संजय सिंघल। तो ये इंपॉर्टेंट रख सकते हैं कि संजय सिंघल को बनाया गया है सशस्त्र सीमा बल का। इसके बाद है रक्षा और प्रौद्योगिकी के लिए देखते हैं करंट अफेयर्स, जो है भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार। अब ये क्यों करंट अफेयर्स में इतना है, रडार तो हम आए दिन पढ़ते हैं, पर ये फोटोनिक रडार है। हम जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक रडार देखते हैं वो होते हैं, वो रेडियो बेस्ड होते हैं, मतलब रेडियो सिग्नल पे काम करते हैं, और ये रडार है फोटोनिक रडार। जब सूर्य से प्रकाश आता है तो वो किस में आता है, फोटोन्स के रूप में आता है, फोटोन पैकेट के रूप में। तो ये फोटोन उसी प्रकाश की तरह जो किरणें होंगी उस पर काम करेंगे। किसने बनाया है, डीआरडीओ ही जो रक्षा के लिए काम करता है भारत में, तो उसने बनाया है। ये कई गुना अच्छा है। तो कुछ चीज़ें याद रखनी, पहला बनाया किसने, किस पे आधारित है, तो प्रकाश आधारित है। जो पारंपरिक होते हैं वो रेडियो आधारित हुआ करते थे, तो ये है। इसके बाद है इसकी जिस छोटी वस्तुओं को अभी पता लगा सकता है सेंटीमीटर कुछ का, ये पारंपरिक रडारों से ज़्यादा सटीक और ये सब है। अब डीआरडीओ का देखते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, इतना याद रख सकते हैं, कभी पूछ लेता है डीआरडीओ इसरो इनकी स्थापना वर्ष, तो 58 में हुआ था। किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो रक्षा मंत्रालय के ये अधीन रहेगा। अब यहाँ पे शब्द आता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी, क्योंकि रडार का यूज़ होता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। मान लो कोई एक जहाज़ जा रहा है, वो जहाज़ जब रडार उसे पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, उन्हें रडार नहीं पकड़ सकता है। पर अगर हम ऐसे रडार बनाएं जो इतनी छोटी चीज़ों को पहचान कर सकते हैं, तो हम स्टील्थ जहाज़ों को भी पकड़ सकते हैं, मतलब उनको देख सकते हैं, रडार पर आ जाएंगे वो। तो ये चीज़ हमने देखी फोटो वाला। उसके बाद है INS उदयगिरी। अब उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं हम जानते हैं, उड़ीसा वाला एरिया है, तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश जो पूर्वी तट है हमारा, इस तरफ उड़ीसा वाले एरिया और आंध्र प्रदेश वाले एरिया की साइड उदयगिरी की गुफाएं मिलती हैं। तो उन्हीं गुफाओं और पहाड़ियाँ जो हैं, उन्हीं पहाड़ियों के नाम पे जो है उदयगिरी एक नौसेना में जहाज़ का नाम दे दिया गया है, तो याद रखना है ये। तो प्रोजेक्ट जो है, जिस प्रोजेक्ट के तहत ये जहाज़ बना है वो है प्रोजेक्ट 17A, ये याद रखना है। 75% से अधिक इस जहाज़ में स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं। स्टील्थ है, मतलब इसे रडार आसानी से नहीं पकड़ सकता है। ब्लू वाटर जो है मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया, मतलब हमारी जो समुद्री शक्ति है उसे ज़्यादा करना। तो ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे ज़्यादातर जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पे है, उड़ीसा वाला एरिया है, तो ये याद रखना है। यहाँ पे खारवेल राजा का भी
मिला है ना, खारवेल राजा का हाथी गुम्फा वो इसी एरिया में मिलता है, तो ये देखा हमने। इसके बाद है स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण हुआ है। तो अगर हम देखें अस्त्र वाला, तो अस्त्र का सफल परीक्षण हुआ है तो किसने बनाया होगा, वही DRDO ने। तो DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी एक बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब इतनी दूर जहाँ पे हम देख नहीं सकते आँखों से, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए मिसाइल बनाई है जिसका नाम है अस्त्र। तो नाम याद रखना है अस्त्र क्या है, तो ये है। तो ये एयर टू एयर मिसाइल है, नाम और क्या है इसका इंपॉर्टेंट, एयर टू एयर है, मतलब जहाज़ से ही हवा में मारी जाएगी और हवा के दूसरे मतलब दूसरे जहाज़ के लिए। तो ये मारक सीमा जो है 100 किलोमीटर की है, तो ये याद रखना है इसके बारे में। अब यहाँ पे जो कहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं वो यहाँ से पढ़ लेना है, तो ये है। इसके बाद है निशार उपग्रह को लेकर। तो निशार जो है वो नासा इसरो, जो एन से नासा है और आई से इसरो वाला आ जाएगा। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब ये पूछा जा सकता है कि जो निशार है उपग्रह या प्रक्षेपण जो प्रणाली, वो भारत के इसरो के स्वदेशी प्रणाली है, नहीं, इसमें नासा का भी सहयोग है, तभी है ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये पृथ्वी का अवलोकन करता है। उपग्रह का काम क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर घूमकर उसका समय समय पर क्या है, अवलोकन करना। तो यही है। संयुक्त मिशन है नासा और इसरो का। प्रक्षेपण विवरण, मतलब जिस जहाज से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा, अंतरिक्ष तक ले जाया जाएगा, उसका नाम है कि GSLV F-16। कहाँ से, श्रीहरिकोटा, जो भारत में कहाँ है, श्रीहरिकोटा, जो अंतरिक्ष वाला ये जो जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होती हैं वहाँ से इसे किया जाएगा। इसके बाद है डुअल फ्रिक्वेंसी जो अपर्चर रडार, L बैंड और S बैंड, 2 बैंड होते हैं, उन तकनीक का ये यूज़ करेगा। तो ये देखा। तो निसार इंपॉर्टेंट रहेगा कि निसार क्या है, तो ये क्या है, एक उपग्रह है जिसे संयुक्त रूप से नासा और इसरो ने लॉन्च किया है, तो ये याद करना है। और ये सूर्य तुल्य कक्षा में लगाया जाएगा, मतलब ये एक ऐसी कक्षा होती है, मतलब पृथ्वी के आसपास एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे वो सेम टाइम पे सेम जगह पे जो घूम के उपग्रह आएगा, तो इसे ही कहते हैं सूर्य तुल्यकालीन कक्षा, जहाँ पे पृथ्वी के किसी भी स्थान के ऊपर हमेशा एक सा मतलब एक स्थानीय सौर्य समय से गुजरता है, साथ साथ गुजरता रहेगा। तो ये देखा हमने। इसके बाद है दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोलर। अब हुआ क्या है, जैसा हम देख रहे हैं इसमें एक मधुमक्खी के ऊपर उसको ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए एक चाइना के वैज्ञानिकों ने एक क्या बनाई है, चिप बनाई है, एक कंट्रोलर बनाई है, मशीन है, जो अगर हम किसी जीव के सिर पे लगा देंगे तो वो उसके दिमाग को कंट्रोल ये मशीन करने लगेगी। तो ये आगे चल के जो रोबोट है उनका यूज़ है। तो इससे क्या है, अभी ये हालांकि क्या है, केवल परीक्षण के दौर में, अभी ये बना नहीं है, पर ऐसा किया गया है चाइना में। तो चाइना के बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने इसे बनाया। यह मधुमक्खी के मस्तिष्क को नियंत्रित करेगा, तो ये भविष्य में जैसे सैन्य और जासूस वगैरह में, जासूसी में ये यूज़ हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दे दी गई है। तो इसका नाम आ सकता है, तो उसका नाम है कोर्टम। तो नाम क्या है, कोर्टम। तो ये चीज़ याद रखना है। तो बच्चों के लिए कौन सी मलेरिया की जगह है, कोर्टम। तो ये है। इसको किसने विकसित किया है, तो नोवार्टिस कंपनी है, उसने इसे विकसित किया है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है प्रधानमंत्री जी को, अपने मोदी जी को कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं और बाकी कुछ सम्मान को हम देखेंगे अब। तो घाना में उन्हें जो सम्मान मिला है वो मिला है द ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो जो घाना है उसको याद रखना है स्टार वाले से। तो स्टार जो होते हैं आसमान में बहुत घने घने होते हैं, पास पास होते हैं कि नहीं, तो घाना वाला जब आएगा तो स्टार शब्द से हम याद रख पाएंगे। फिर है त्रिनाद एवं टबैको, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एवं टबैको। ये पाने वाले पहले विदेशी, मतलब अभी तक किसी विदेशी को ये त्रिनाद एवं टबैको का पुरस्कार नहीं मिला है, तो ये याद रखना। इसमें नाम ही है पूरा देश के नाम पे ही, तो इसमें कुछ याद करने का है नहीं। ब्राज़ील का देखते हैं, तो ब्राज़ील का नाम है जो अवार्ड दिया है मोदी जी को, वो है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। अब देखो अगर, तो जो साउथ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका कहाँ पे है, साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका जो है, जो ब्राज़ील है वो साउथ अमेरिका में, तो इसमें नाम क्या मिलेगा, सदर्न क्रॉस, उससे हम याद रख सकते हैं। उसके बाद है नामीबिया कहाँ पे है, अफ्रीका वाले एरिया में। तो नामीबिया में क्या मिला है,
कि द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेलवीत और मिरा जो है मिराविलिस करके, तो ये नाम मिला है नामीबिया में। तो ऐसे याद कर सकते हैं, नामीबिया ने जो ऑर्डर दिया है उसका नाम ही इतना कठिन है, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसे। उसके बाद अर्जेंटीना में देखें तो ब्यूनस आयर्स में जो उन्हें मिला है की टू द सिटी सम्मान। अर्जेंटीना किस लिए जाना जाता है? फुटबॉल के खिलाड़ी मेसी के लिए याद रख सकते हैं, तो वो सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्या रख सकते हैं नाम? की टू द सिटी सम्मान। अब मूल क्या है? तो मोदी जी के द्वारा ये 5 देशों की यात्रा के दौरान ये सम्मान दिए गए, तो इनमें पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ भी सम्मान दिए गए हैं। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025। भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं एक वर्षा देशपांडे, तो इम्पोर्टेंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र में जनसंख्या पुरस्कार मिला है वर्षा देशपांडे को, तो यूनाइटेड नेशंस ने कोई प्रोग्राम मतलब पुरस्कार दिया तो बड़ी बात होती है ही, तो ये मिला है। तो ये है किसे मिला है? वर्षा देशपांडे को। क्यों मिला है? उन्होंने लैंगिक समानता और प्रजनन अधिकारों के क्षेत्र में जनजाति और दलित वाले एरिया में काम किया है। इनका जो संगठन है वो दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक भी हैं ये, तो ये याद रखना है। इसके बाद है संसद रत्न पुरस्कार, जो ऐसे सांसद जिन्होंने संसद में पिछले वर्ष में बहुत अच्छा कार्य किया हो उन्हें दिया जाता है एक पुरस्कार, संसद रत्न पुरस्कार, तो याद रखना। तो 2025 के लिए भी ये आया है, तो 17 सांसदों को मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट रख सकते हैं। इसमें सबसे मेन क्या है कि 17 में से 7 केवल महाराष्ट्र के ही हैं। अब किसे किसे मिला है? तो सुप्रिया सुले को मिला है, एनसीपी के हैं। रवि किशन को तो हम जानते ही हैं, तो बीजेपी के। उसके बाद है निशिकांत दुबे को है, अरविंद सावंत जो शिवसेना के, इन्हें मिला है। इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि सांसद जो पुरस्कार है वो क्या संसद देती है? नहीं, इसे देता है एक नागरिक सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इसे एक देता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम मिला है। मतलब अब इसमें क्या होता है, जैसे हम देख रहे हैं जो पैदल चलने वाला रास्ता होता है, इन रास्ते पे जो हॉलीवुड है अमेरिका में जहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, रास्ते में से स्टार बना दिया जाता है। भारत में हो तो इसे अपमान भी मान लेंगे कि पैर की ज़मीन पर बनाया जा रहा है, पर वहाँ पर ये सम्मान होता है। जितने हॉलीवुड एक्टर्स वगैरह हैं ये सब है, उनके लिए एक जगह पर एक टाइल लगाया जाता है, उस पर उसका नाम लिख दिया जाता है। तो किसे मिला है? अभी दीपिका पादुकोण को। ऐसा पाने वाली वो पहली भारतीय बनी है, तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में है, तो ये याद रखना है। कहाँ पे होता है ये? लॉस एंजल्स में, जिसे हम हॉलीवुड भी कहते हैं। इसके बाद है अर्थव्यवस्था के संबंध में देखें, भारत का विदेशी ऋण 10% बढ़ा है, विदेशी ऋण। तो आरबीआई के अनुसार 2025 तक भारत का विदेशी ऋण 10% बढ़कर 776 जो अरब डॉलर पे पहुंच चुका है। ये कितना है? जीडीपी का 19.1% है, तो इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा। इसके बाद है खेल नीति। अब ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं कि खेल नीति किस नीति को हटा के आई है, नई खेल नीति। तो 2001 की खेल नीति पहले से थी, उसकी जगह पे जो नई मंजूरी मिली है वो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मिला है, तो ये याद रखना है। पूर्व नीति 2001 की थी। अब मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को वही वैश्विक खेलों में महाशक्ति के रूप में बनाना है, और विशेष ध्यान है कि 2036 का जो ओलंपिक होगा उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पदक लाने हैं। उसके बाद अगला न्यूज़ है 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने के लिए। 20% इथेनॉल का क्या है कि हमने टारगेट रखा था 2030 तक 20%, पर हमने 5 साल पहले ही 2025 तक ही पेट्रोल में, इम्पोर्टेंट है वो डीजल दे सकता है या कुछ और कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, केवल पेट्रोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पेट्रोल में 20% इथेनॉल हम यूज़ कर रहे हैं। अब इथेनॉल किससे बनता है? गन्ने से, अपशिष्ट से। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा विदेशों से जो हम पेट्रोल वगैरह मंगा रहे हैं वो आयात कम होगा। दूसरा ये पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। तो अब हम पेट्रोल में 20% भारत इथेनॉल का मिश्रण करने लगा है, जो लक्ष्य हमने 5 साल पहले प्राप्त कर लिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये इथेनॉल का जो प्रोग्राम आया था, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, वो आया था 2003 में, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है मराठा सैन्य जो परिदृश्य यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया है। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा डीप नहीं बनेगा कि यूनेस्को की सूची में मराठा सैन्य परिदृश्य शामिल हुआ है, क्योंकि ये आसानी से हम लगा सकते हैं कि मराठा आजकल चर्चा में भी चलता है, तो यूनेस्को में शामिल हो सकता है।
पर इम्पोर्टेंट इसमें एक क्लू है, वो क्या है कि इसमें मराठा सैन्य परिदृश्य में 12 किले शामिल किए गए। ये पूछा जा सकता है कितने किले शामिल किए गए। और उससे भी जो अंदर का एक पॉइंट है वो है कि इसमें 11 किले तो महाराष्ट्र में है। अब लगेगा क्या ऑप्शन में कि महाराष्ट्र में ही होंगे 12 के किले, पर एक किला उनमें से तमिलनाडु में है, उस टाइम मराठाओं ने जो बनाए थे। तो जिंजी का किला जो है वो किला तमिलनाडु में। जबकि अगर नाम पूछेगा तो क्या कहेगा कि मराठा सैन्य परिदृश्य है वो यूनेस्को की धरोहर में शामिल हो गया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस में है। और जो मराठा का पूरा ये निर्माण हुआ था, ये कब हुआ था? 17वीं 18वीं सदी के आसपास, जो शिवाजी और उसके आसपास, शिवाजी के आसपास और उनके आगे जो मराठा पूरा साम्राज्य था। तो ये है, तो जिंजी का किला याद रखना है। इसके बाद है खेल को लेकर, तो दुबई में पहला वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग होगा। तो कहाँ पे होगा? दुबई वाले एरिया में। तो कबड्डी के लिए भारत ही जाना जाता है ज़्यादातर, हमेशा जो जैसे वर्ल्ड के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें हमेशा भारत ही टॉप पे रहता है। तो इस बार कहाँ पे होगा? दुबई में होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा 2026 वाला। 8 फ्रेंचाइजी टीम रहेंगी, मतलब आईपीएल की तरीके से, और 30 देश इसमें शामिल होंगे। तो ये याद रखना है। इसके बाद है दिव्या देशमुख। अब ये न्यूज़ अभी हाल फिलहाल में सबसे चर्चित न्यूज़ में से रही है, दिव्या देशमुख, क्योंकि इन्होंने जीता है महिला शतरंज विश्व कप। तो बड़ी न्यूज़ है। और इन्होंने जो हराया था वो भी भारत की ही थी, जो कोनेरू हम्पी थी, जो सीनियर प्लेयर थी भारत की, उन्हें हराया है दिव्या देशमुख ने। तो पूरे विश्व में जो वर्ल्ड कप था उसकी चूँकि उन्होंने जीता है तो चांस इस क्वेश्चन के ज़्यादा रहेंगे आने के। तो ये वाली चीज़ याद रखना है। अब जो क्वेश्चन एक बन सकता है उसमें एक ऑप्शन जो हार्ड बन सकता है थोड़ा, वो रहेगा कि जो कहाँ पे ये वर्ल्ड कप हुआ था। तो जॉर्जिया है उसके बाटूमी में आयोजित हुआ था। तो ये हो सकता है ये भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप। अब विंबलडन क्यों जाना जाता है? ये एकमात्र जो टेनिस वाला है ग्रैंड स्लैम जो ग्रास के में होता है, ग्रास कोर्ट में, मतलब जिस पर घास होती है, बाकी में नहीं होता है। तो ये वाली चीज़ रहेगी। पुरुष में कौन जीता है? पुरुष में जीता है जेनिक सिनर, जो इटली के हैं। कहाँ के हैं? क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जेनिक सिनर किस देश के हैं और किसने जीता है? तो विंबलडन जो जीता है वो सिनर ने जीता है, इटली के। महिला में किसने जीता है? महिला में जीता है ईगा स्विटेक ने। ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। तो दोनों नाम याद रखने हैं पहले मतलब जो है कि जेनिक सिनर और ईगा स्विटेक ने हैं। ये बता ही दिया, विंबलडन घास पे होता है। इसके बाद है जो कि अगला है ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो 4 होते हैं, 4 प्रमुख होते हैं, जिनमें हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, और उसके बाद विंबलडन जो है, और उसके लास्ट है यूएस ओपन। तो ये है 2026 के लिए AFC महिला एशिया कप के लिए भारत ने क्वालिफाई किया है। अब लगेगा एशिया कप के लिए भारत ने क्वालिफाई कर लिया है अगर महिलाओं ने फुटबॉल में, तो ये बड़ी बात क्या है इसमें। पर भारत फुटबॉल में चूँकि कम जाना जाता है, इस वजह से ये बहुत बड़ी बात रहेगी दुनिया भर में। तो 2026 के लिए भारत की महिला जो एशियाई टीम है उसने क्वालिफाई किया है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें। तो ये कहाँ पे होगा ये आयोजन? ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसके बाद है रविंद्र जडेजा से संबंधित क्या है? तो जो रविंद्र जडेजा हैं उनके नाम एक, अब मतलब कपिल देव के बाद वो एक उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। क्या किया है उन्होंने? 7000 रन बना दिए हैं और 600 प्लस विकेट ले लिए हैं। तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद है कार्टियस कैम्फर ने 5 गेंदों में 5 विकेट लिए हैं। अब ये चांस कम होता है ऐसे क्वेश्चन का, क्योंकि ज़्यादा फेमस क्वेश्चन नहीं है, पर तब भी हम याद रख सकते हैं कि कार्टियस कैम्फर ने हैं आयरलैंड के, उन्होंने 5 गेंदों में 5 विकेट लिए। यहाँ पे जो कंफ्यूज हो सकते हैं वो ये हो सकता है कि पहले दुनिया में खिलाड़ी है, नहीं, महिलाओं में ऐसा पहले हो चुका है। जिम्बाब्वे की एक महिला, उन्होंने पहले ऐसा काम मतलब ऐसा 5 विकेट ले रखे हैं। तो ये है। इसके बाद विराट कोहली के बारे में। अब तो उन्होंने संन्यास ले लिया टेस्ट से और ODI वो T20 से, लेकिन उन्होंने तीनों प्रारूप में एक कारनामा किया है कि तीनों प्रारूप में 900 से अधिक जो रेटिंग मिलती है टॉप खिलाड़ियों की, वो तीनों फॉर्मेट में उन्होंने हासिल करी थी। तो ये रहेगा। अगला है RCB सबसे मूल्यवान IPL टीम बन गई। इस बार IPL RCB ही जीती थी, तो उसके बाद वो सबसे मूल्यवान टीम बन गई है, जिसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो लगभग 18 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये है। इसके बाद योजनाएं वगैरह देखें तो एक बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है सी फ्लड। तो कैसा हो कि हमें
बाढ़ अगर आने वाली हो वो 2 दिन पहले पता चल जाए, तो यही कारनामा करेगा सी फ्लड कार्यक्रम। तो ये क्या है, गांव के स्तर पर 2 दिन पहले ही पूर्वानुमान लगा दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। किस मिशन के तहत बना है ये, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। अब बाढ़ का अनुमान कोई ऐसा तो है नहीं बैठ के बताएगा कि बाढ़ आने वाली है, तो कंप्यूटर ही बता सकता है। तो कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत है, जो माइटी जो अपना इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है उसने ये डेवलप किया है। तो केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने सी फ्लड, अब ऐसा पूछ सकता है ये यूपी की एक मतलब पहल है, नहीं, ये केंद्रीय पहल है, तो ये वाला याद रखना है। इसके बाद है असम में, चूँकि हाथी असम कर्नाटक में हाथी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और असम वाले एरिया में, तो कर्नाटक में वो असम में गजमित्र योजना चली है। तो कौन सी योजना चली है, गजमित्र योजना असम में चली है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये वाली चीज़ याद रखना है, गज मित्र वाली है। क्या है, हाथी और जो मानव के संघर्ष है, जिस एरिया में हाथी रहता है उसी में कहीं मानव बस्ती है या मानव का कोई निकास है, तो यहाँ पे क्या होता है, टकराहट होती है, संघर्ष होता है कभी कभी, तो उसको रोकने के लिए गज मित्र पहल चलाई गई है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, समुदाय आधारित योजना। ऐसा नहीं है कोई सरकार ने पूरा डेवलप किया हो, सरकार ने चलाई ज़रूर है, पर जो हिस्सेदारी रहेगी वो समुदाय की रहेगी, तो ये याद रख सकते हैं। इसके बाद है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अब धन धान्य कृषि योजना से हम समझ सकते हैं किसानों से ही संबंधित है, पर ये 6 वर्षों की है, जो टाइम पूछा जा सकता है 6 वर्षों के लिए, मतलब 2025-26 से अगले वित्तीय बजट तक ये स्टार्ट हो जाएगा। तो 6 वर्षों से स्टार्ट होगी, अगले 6 वर्षों के लिए दायरा क्या रहेगा, 100 जिलों को कवर करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये कहेगा पूरे देश में सभी गाँव में लागू है या हर राज्य में लागू, नहीं, ये केवल 100 जिलों को कवर करेगी ये योजना। अब 100 जिलों को टारगेट कैसे किया जाएगा, ऐसे ज़िले जो कम उत्पादकता वाले हों, कम फसल तीव्रता, मतलब जहाँ फसल कम होती हो, जो ऋण वगैरह कम किसानों को मिलता है, उनको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे उद्देश्य वही सब है, गाँव को अच्छा कृषि उत्पन्न बनाना, सिंचाई, फसल, ये सारी चीज़ें अच्छी जो किसानों तक पहुँचानी है। इसके बाद एक अदिति योजना है, तो ये ऊर्जा से संबंधित है। मेन बात क्या है कि जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय उसने एमएसएमई जो अपना जो मार्जिनल स्मॉल इंटरप्राइजेज होते हैं, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज मतलब छोटे उद्योग, उनको ऊर्जा दक्ष बनाना है। ऊर्जा दक्ष का मतलब सोलर पैनल लगा दिए ऊपर या कम खपत वाले उपकरण यूज़ किए, तो इसके लिए ही कौन सी योजना है, अदिति योजना। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है असिस्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी। तो याद रखना है, किसके लिए, सभी कंपनियों के लिए नहीं, सभी घरों के लिए नहीं, केवल किसके लिए, एमएसएमई के लिए। इसमें सहयोग कौन कर रहा है, बीईई जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है भारत का। इसके बाद है उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी चला है। अब जिन लोगों ने रामायण देखी होगी तो उन्हें काल नेमी राक्षस से पता चलता होगा, काल नेमी से, तो उसी के नाम पे उत्तराखंड में एक योजना चलाई गई है। ऑपरेशन मतलब है काल नेमी। एक तरीके से जो फर्जी साधु घूमते हैं, वो लोगों को ठगते हैं, परेशान करते हैं, मांगते हैं, तो उन फर्जी साधुओं की कार्रवाई के लिए देहरादून में चूंकि और हरिद्वार में टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, तो उसी एरिया को टारगेट किया गया है यहाँ पे कि जो फर्जी साधु हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो कालनेमी पूछा जा सकता है। तो कालनेमी रामायण में एक पात्र थे जो मतलब राक्षस, और जो हनुमान जी को क्या करते हैं, धोखे से मतलब धोखा देने की कोशिश करते हैं वेश धारण करके, जो रामायण में सबने देखा ही होगा। तो ये है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित करंट अफेयर। रूस जो है वो तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना है। तो चूंकि तालिबान अमेरिका के अपोजिट में भी है, तो तालिबान जो अमेरिका अपोजिट में रहता है, रशिया एंट्री मारेगा ही, तो रशिया ने तालिबान को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। क्योंकि यहाँ पे तालिबान जो आतंकी सरकार एक तरीके से मतलब मान्यता है पूरे दुनिया में, इस वजह से कोई देश मान्यता नहीं दे रहा था, पर रशिया ने दी है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा रशिया ने। इसके बाद अगली न्यूज़ है वो है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को लेकर एनडीबी में शामिल हो चुके हैं ये। तो एनडीबी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन कौन शामिल हुआ है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। तो ये दोनों देश के नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में। अब इसमें कुल सदस्य कितने हो गए हैं, 11 सदस्य हो गए। अब न्यू डेवलपमेंट क्या है, तो न्यू डेवलपमेंट जैसे वर्ल्ड बैंक पूरे दुनिया में काम करता है, पर वर्ल्ड बैंक में हिस्सेदारी किसकी है, अमेरिका की ज़्यादा है। तो भारत, चाइना
इन देशों ने सोचा क्यों ना हम एक अपनी कंपनी बना, मतलब ऐसी बैंक बना लेते। तो एशिया के लिए ये स्पेशली, मतलब एशिया का मतलब है ऐसे देश जो अमेरिका के अपोजिट में है। अपोजिट का मतलब अमेरिका को काउंटर करने के लिए उन्होंने एनडीबी को बनाया था। कब बनी? 2015 में। कौन से देशों ने बनाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है ब्रिक्स ने। तो ब्रिक्स कंट्रियों ने एक बैंक बनाई है, उसका नाम क्या है? एनडीबी, जो लोन ही देता है स्पेशली। तो ब्राज़ील, रसिया, चाइना, ये तो जानते ही हम कौन कौन होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? चूँकि अब ब्रिक्स का में दबदबा चाइना का ज़्यादा रहता है, तो संघाई चाइना में इसका मुख्यालय बनाया गया है। उद्देश्य क्या है कि जो उभरती अर्थव्यवस्थाएँ हैं उन सबको इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है। जैसे भारत ने इससे काफ़ी ज़्यादा लोन ले रखा है, तो ये वाली चीज़। इसके बाद है पहला क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। अब क्वाड क्या है? तो क्वाड 4 देशों का समूह है। एक भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। अब ये क्यों बनाया गया था क्वाड? तो क्वाड बनाया गया था चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी और पैसिफिक सी वाले एरिया में और हिंद महासागर में। तो इसमें 4 देश हैं। उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत में सहयोग को बढ़ावा देना। आधार क्या है? विल्मिंगटन घोषणा के तहत ये आरंभ किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है, पहला क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन है। मतलब शिप ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? समुद्र में एक शिप घूम रही होगी आसपास, वो ऑब्जर्व करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है 17वां ब्रिक्स। अभी हमने ब्रिक्स का देखा, उनकी बैंक का नाम क्या है? एनडीबी बैंक है उनकी। अब वैसे ये उस ब्रिक्स का भी शिखर सम्मेलन हुआ है। कौन सा? 17वां। नंबर याद रखना है ये। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसमें मूल क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी इसमें भाग लिया गया था। कहाँ पे हुआ है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स की पहली कंट्री कौन सी है? BRI। तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, तो याद रख लेना, उसी से ब्राज़ील में पहली कंट्री है, तो इस बार वहीं हुआ है, तो रियो डी जेनेरियो में। अब ब्रिक्स में पहले तो 5 देश ही हुआ करते थे, अब इसमें 11 देश टोटल हो चुके हैं। जो ब्रिक है, ये नाम दिया गया था 2001 में, जो गोल्डमैन सैक एक कंपनी है रिसर्चर, उनके जो अर्थशास्त्री थे जिमो नील ने, तो उन्होंने नाम दिया था कि ऐसी कंट्री, उन्होंने कहा था ये कंट्री हैं वो आगे चल के सबसे ज़्यादा दुनिया पे मतलब कंट्रोल करेंगी। तो ब्राज़ील, रशिया, चाइना, तब इन्होंने संगठन ये बनाया था। अब वर्तमान में क्या हुआ? काफ़ी देश इसमें जुड़ गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, जैसे मिस्र, इथोपिया, ईरान इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है सऊदी अरेबिया है और सऊदी अरब है, सऊदी अरेबिया अमीरात वाला, UAE और सऊदी अरब और इंडोनेशिया, ये देश याद रखने हैं। उसके बाद है भारत जापान का संयुक्त अभ्यास हुआ है जामाता। अब ऐसा नहीं है इसका जामाता का मतलब ये भारत से है, माता से, इसका मतलब होता है जो जापानी में बाद में मिलते हैं। तो ये है जामाता। किसके साथ हुआ है? जापान के साथ। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जापान हमारा दोस्त है, जब उससे मिल के आएंगे तो कहेंगे बाद में मिलते हैं। तो जामाता कहाँ पे हुआ है? ये भी इम्पोर्टेंट है, चेन्नई तट पे हुआ है ये। तो ये है। इसके बाद राज्य विशेष कुछ करंट अफेयर, जैसे केरल में क्या हुआ है? केरल को संरक्षित क्षेत्रों के मूल्यांकन में शीर्ष हासिल रैंक हुई है। तो इसमें क्या मतलब पर्यावरण के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में केरल ने अपने राष्ट्रीय उद्यान और जो संरक्षण, मतलब उन्होंने अपने नेशनल पार्क वगैरह को, पर्यावरण को सबसे अधिक संरक्षित किया है और इसके लिए उन्हें 76% रैंक मिली है, जो टॉप है, मतलब वेरी गुड जैसे मिलता है वैसे वेरी गुड रैंक वाला एकमात्र राज्य है। तो इम्पोर्टेंट है किस क्षेत्र में? पर्यावरण के लिए। कहाँ पे काम किया है उन्होंने? तो वो है किस वजह से मिला है? तो एराविकुलम नेशनल पार्क है, सबसे अधिक स्कोर करने वाले पार्कों में से ये है। तो एराविकुलम नेशनल पार्क वाला एरिया है केरल में, उस वजह से मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ इडुक्की ज़िले में यहाँ पे नीलगिरी तहर देखी जाती है। नीलगिरी तहर क्या है? एक तरीके से हिरण का एक प्रकार है। उसके बाद है हरियाणा में एशिया के सबसे बढ़िया जंगल सफारी बनाई जा रही है। तो हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम वाले एरिया और नूह जिले में अरावली जो रेंज फैली हुई है वहाँ पे सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी है, जंगल सफारी पार्क विकसित कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा है, तो काफ़ी बड़ी बात है ये। तो यहाँ पे कहाँ पे? गुरुग्राम और नूह वाले एरिया में। राज्य कौन सा रहेगा? हरियाणा रहेगा। रेंज कौन सी रहेगी? अरावली रेंज रहेगी। तो ये अरावली को हम जानते ही हैं कि ये पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है जो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से दिल्ली वाला एरिया है, पूरे में ये जैव विविधता के लिए जानी जाती है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, चेहरा स्कैन करके राशन देने वाला पहला राज्य है। केवल इतना ही याद रख सकते हैं, हिमाचल जो है वो चेहरा, इससे क्या होगा? ऑथेंटिक होगा ना। सोचो कि किसी व्यक्ति को जो राशन ले रहा है उसका चेहरा भी स्कैन किया जाएगा, तो इससे फर्जी कम होगा। तो वही चीज़ है, बस इतना याद रखना है किस राज्य ने दिया है? हिमाचल प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का पहला
एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है, जब बात शब्द देखिए एक्वाइन मतलब घोड़ों से संबंधित, तो घोड़ों में बीमारियां होती हैं, तो उन बीमारियों को रोकने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। देश का पहला है ये, और किसने चलाया, उत्तर प्रदेश में। ऐसे याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश वाला एरिया हमेशा साम्राज्य का केंद्र है। हालांकि बिहार भी रहा है, पर उत्तर प्रदेश में हम याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अपना क्या रहा है, केंद्र है, और यहाँ पे घोड़ों से संबंधित बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उसी के लिए एक्वाइन डिजीज़ कंपार्टमेंट ये चलाया गया है। इसमें क्या है, विश्व पशु संगठन से मान्यता भी इसे मिली है, मतलब ये इस प्रोग्राम के लिए। अगला है गुजरात को लिए, गुजरात आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना। तो गुजरात देश का पहला राज्य बना है जिन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए, जिनका जीनोम के लिए सिक्वेंसिंग के लिए प्रोग्राम शुरू किया। इससे क्या होगा, अब सोचो किसी हम समुदाय में, किसी एरिया में कुछ विशेष प्रकार के लोग रहते हैं, जनजातियाँ, उन जनजातियों के डीएनए लगभग सेम से होंगे। अगर हम उन डीएनए का जीनोम ले लें, मतलब एक तरीके से हम उनका डाटा ले लें, तो हमें पता रहेगा ना इन लोगों में कौन सी बीमारी हो सकती है आगे चल के, या कौन सी बीमारी ज़्यादा होती है, तो इलाज करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो यही काम किया है गुजरात ने आदिवासियों से संबंधित, ताकि बीमारियों का हमें पहले से पता रहे। अगला है महाराष्ट्र को लेकर, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दे दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर कहीं पूछा है मुर्गी पालन और पशुधन, इससे कृषि कौन मानने लगा है, तो महाराष्ट्र मानने लगा है, पहला राज्य है भारत का, तो ये याद रखना है। तो ये अगला है, मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि पहला हिंदी में एमबीबीएस कॉलेज स्टार्ट किया। बीटेक वाला पिछली साल बीटेक का भी चर्चा में था, अब क्या हुआ है कि एमबीबीएस मतलब डॉक्टर भी बन सकते हैं हिंदी पढ़ के। तो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में ये किया है, जबलपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा रहता है, ऐसे छोटे क्वेश्चन रहते हैं वन लाइनर टाइप के। इसके बाद बिहार से संबंधित कुछ न्यूज़ है, जैसे सफाई कर्मचारी आयोग जो है उसके उत्थान की मंजूरी दी गई है, मतलब कुछ उसमें इनोवेटिव करेंगे, पेंशन वगैरह से संबंधित है। अब जो एक इम्पोर्टेंट है वो है पान विकास योजना। तो पूछा जाएगा कौन सा राज्य है पान विकास के लिए योजना लेके आए, तो बिहार आ जाएगा। तो ये है। इसके बाद है सीताकुंड मेला। तो सीताकुंड, मुंगेर में सीताकुंड मेला राजकीय मेला घोषित किया गया, भी इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा सीताकुंड। अब सीताकुंड मेला का नाम सुन के हम उत्तर प्रदेश भी लगा सकते हैं, तो हमें क्या याद रखना है कि ये सीताकुंड जो मेला है जिसे राजकीय मेला घोषित किया गया है, ये बिहार में है। तो ये रहा। इसके बाद है भूगोल ज्योग्राफी से संबंधित, सरीनाम, अभी हमने सरीनाम का देखा था जहाँ पे उनकी राष्ट्रपति वाला चुना गया था। अब है कि वही सरीनाम जो है वो पहला मलेरिया मुक्त देश बन चुका है अमेज़न क्षेत्र का। अमेज़न जो क्षेत्र है, मतलब जो ब्राज़ील और ये वाला एरिया है पूरा, ये अमेज़न क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश बन चुका है। तो ये याद रखना है सूरीनाम। इसके बाद है जॉर्जिया पहले भी बन चुका है। उसके बाद पेरू है, पेरू में क्या है, पेरू भी कहाँ है, साउथ अमेरिका ही में। तो पेरू में 3500 साल पुराने एक शहर की खोज हुई है, मतलब समझ सकते हैं लगभग हड़प्पा के आसपास वाले टाइम का। तो इस शहर का नाम है पेनिको। तो पेनिको, पेन तो ऐसे याद कर सकते हैं, पेन से अब इसके नोट्स बनेंगे, तो पेनिको सिटी। तो ये खोजा गया, कहाँ पे खोजा गया है पेनिको सिटी, पेरू में। तो यह नाम सेम से ही है, तो याद रह जाएगा। इसके बाद है तो पेरू वाला एरिया ये कहाँ पे, प्रशांत महासागर का तट है, एंडीज़ वाला क्षेत्र है, क्योंकि पेरू कहाँ है, अब दक्षिण अमेरिका में, ये वाला एरिया एंडीज़ का क्षेत्र है। अब चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है, इस वाले एरिया में ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है, तो चीन पर अब यही ब्रह्मपुत्र चूँकि भारत में आती है तो पानी पे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा भारत में, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा है। तो जो यारलुंग जांगपो नदी है जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, उस पर ये बनाया जा रहा है, तो ये आ सकता है। चीन के 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा माना जाता है ये। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत के चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, जो हम ज्योग्राफी में ये रिवाइज करते ही हैं, और भारत में ये असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसी का नाम क्या कहलाता है, सियांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। तो ये है। इसके बाद कुछ विविध वाले क्वेश्चन देखें, जैसे हेनले पासवर्ड है। अब इसमें भारत की रैंक 85 से 77 हो चुकी है, मतलब हमने रैंक को सुधार किया है। अब 59 देशों में भारत के नागरिक वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, तो रैंक अच्छी की है। तो 7 रैंक है, मतलब 7 घूमने जाएंगे विदेशों में, तो 7 ऐसे याद कर सकते हैं, 7 रैंक रहेगी। उसके बाद भारत में असमानता पर वैश्विक
जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है, मतलब विश्व बैंक ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने, भारत में असमानता है वो कम हो गई है, मतलब समानता बढ़ी है, जो अंतर है पैसे और गरीब का वो कम हो रहा है। तो ये वाली चीज़ है। तो चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश है, तो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है, तो ये समानता वाला है। अब गिनी गुणांक में भारत का स्कोर 25.5 आ चुका है। जैसे ये 0 के आसपास रहेगा जितना, उतना हम कहेंगे समानता है। तो 25 पे है अभी ये, मतलब 100 से तो हम इधर आ चुके हैं, तो हम दूर आ रहे हैं, 100 पे असमानता ज़्यादा होगी। तो ऐसे याद रख सकते हैं, किसी के पास 100 रुपये हो जाएंगे, किसी के पास 0, तो 100 पे असमानता ज़्यादा, 0 पे 0 असमानता रहेगी। तो हम 25 पे आ चुका है भारत, तो हम लगभग सही कैटेगरी में है अभी। इसके बाद है राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम परिवर्तन कर दिया गया। जो जन सहयोग और बाल विकास जो संस्थान था उसका नाम परिवर्तन करके आप सावित्रीबाई फूले कर दिया गया। ऐसे याद कर सकते हैं, जो सावित्रीबाई फूले थी उन्होंने महिला, बच्चों, इन सब के लिए, जनता के लिए अच्छे काम किए थे। तो सावित्रीबाई फूले के नाम पे आप जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम परिवर्तन कर दिया गया। ये मंत्रालय किसके अंतर्गत काम करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। अब 2027 में जो जनगणना होनी है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसका क्या मतलब हुआ? अभी तक जैसे हम लोगों के घर पे आके लोग पूछते थे कि जनगणना में कौन व्यक्ति क्या है, कितने परिवार, अब नागरिक स्वयं वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं जानकारी भी दर्ज कर सकते हैं। तो कब होगी? 27 में होगी, पहली डिजिटल जनगणना हो जाएगी। मोबाइल ऐप जैसे हम डाउनलोड कर लें, उसमें जानकारी अपनी खुद ही डाल सकते हैं। अब चूँकि दिवस, एक क्वेश्चन हमेशा से 150 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा से जो पीसीएस में आता है वो दिवस का आता ही है। तो इस बार हम जो जुलाई के कुछ दिवस इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। हर बार हम कुछ ना कुछ देखेंगे। जैसे 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस होता है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। 1 जुलाई को होता है चिकित्सक दिवस, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। उसके बाद 11 को जनसंख्या हो गई। 26 जुलाई को हम जानते हैं कारगिल विजय दिवस है, और 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस है। तो बाघ दिवस को 29 जुलाई को। तो ये हमने आज पहली वीडियो देखी। इसके बाद हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे और इसमें सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे।